अजीब दास्तां है ये। भाग 28। एक तरफ श्रुति पूरी तरह से हिल चुकी थी कि क्या ये पलक उसकी नकचढ़ी नंद है जो सीधे मुंह घर वालों से बात नहीं करती थी। वो एकदम से जलेबी की तरह सीधी और इतनी मीठी कैसे हो गई। रिया खुश थी कि चलो जो हुआ है प्यार से हुआ है, ना कि किसी के साथ जबरदस्ती हुई है। नागपुर जाते जाते एक और अच्छी सी सगाई देखने को मिल जाएगी और फिर शादी के लिए एक तो कानपुर जाना होगा या तो फिर मुंबई आना होगा। पलक फिर से अपने मैनिक्योर और पेडिक्योर में व्यस्त हो गई और रिया ने श्रुति से बात छेड़ दी। चलो अच्छा है कि बात घर के घर में ही हो रही है। घर बैठे बनी बनाई भाभी मिल गई यार। एक तो मुंबई की मॉडर्न लड़की है और भाई को भी काफी जचेगी। भगवान की लीला अपरंपार है। घर में लड़की और शहर में ढिंडोरा हो रहा था, अब लेन देन भी हो ही जाएगा और तू विदेश जाने से पहले ही ये एक प्रोग्राम भी हो जाएगा। फिर तुझे भी तो यूएस से आना ही होगा ना अपने इकलौते भाई की शादी में। मैं तो इस बात से खुश हूँ कि फिर से ढेर सारी शॉपिंग और मायके रहने का सुख जो है वो एक तरफ। पागल लड़की, तेरी मती मारी गई है क्या या भैंस से मार खाकर आई है तू? दिखता नहीं है क्या कि जरूर दाल में कुछ तो काला है? नहीं, पूरी की पूरी दाल ही काली है। हमारे गोवा जाने से पहले मेरी इस ननद ने जो चंडी का अवतार लिया था ना, वो मैं जिंदगी में नहीं भूल सकती हूँ। ऐसी नौटंकी और ड्रामा तो मुझसे भी मेरी पूरी लाइफ में ना हुआ था। सबके पसीने छुड़ा के रख दिए थे इस पिद्दी सी लड़की ने। और प्यार क्या मूंग दाल का हलवा है जो मुंह में लगते ही हो जाएगा भाई? वो भी मेरे भाई से जिससे एक मक्खी तक मारी नहीं जाती। वो क्या पलक को अपने प्यार के जाल में अकड़ाएगा? मुझे तो लगता है कि पलक ने ही कुछ किया होगा कि मेरा ये हटेला भाई शादी नहीं सगाई के लिए तैयार हुआ होगा, वरना ये पूरब और पश्चिम का एक होना मुमकिन ही नहीं है। जरूर कुछ भसड़ भुसड़ तो हुआ है बे, जो हम देखकर भी देख नहीं पा रहे हैं। इसके पीछे जाना ही होगा मुझे। श्रुति ने मानो कुछ ठान लिया था। एक काम कर तू रिया, तू यहाँ पलक के पास रुक, मैं जरा जासूसी करके आती हूँ। हाय हाय, शर्म नहीं आती तुझे श्रुति? तू तेरे ही घर पर तेरे ही लोगों पर जासूसी करके इतना बड़ा पाप करने जा रही है। कान्हा जी बिल्कुल माफ नहीं करेंगे हमें यार, रिया ने डरते हुए कहा। मैं पाप करने जा रही हूँ और पाप तुझे क्यों चढ़ेगा भला? मेरे पापों का जो घड़ा है ना वो काफी अलग सा है। क्यों, क्या हीरे जवाहरात का बना है क्या तेरे पाप का घड़ा श्रुति? नहीं नहीं, है तो नॉर्मल ही, लेकिन मैंने उसमें नीचे से जरा एक छेद कर दिया है ताकि वो कभी भी पूरी तरीके से भर न सके। मैं पाप करती जाऊंगी और घड़ा नीचे से लीक होते जाएगा। अब पाप से याद आया कि जरा वो पलक का पर्स थमाना हाथ में तो मैं कुछ ढूंढ सकूं। नाना, अभी अभी शादी हुई है मेरी, बिल्कुल चोरी न करूंगी, रिया ने मासूमियत से कहा। ओए मेरी अंधा कानून की पुतली, भूल गई क्या शादी से पहले क्या क्या कांड किए हैं? अब याद दिलाना होगा क्या मुझे? हम दोनों जय वीरू की जोड़ी हैं, ऐसे ना सुधारने दूंगी तुझे मैं। जब तक जिंदा हूँ हम दोनों पापी ही रहेंगे। आखिर ऊपर जाकर नर्क में मुंह भी तो दिखाना है या नहीं? अब मैं देखूं पर्स और तू आंख बंद कर ले ताकि मैं करूँ जो करना है, श्रुति ने प्यार से कहा। किसी का मोबाइल उसकी परमिशन के बिना खोलना अच्छा नहीं होता श्रुति, रिया ने उसे समझाने की कोशिश की। तो तू क्यों दिन में बार बार अपने पति का मोबाइल चेक करती रहती है? वो तो हर पत्नी का जन्मसिद्ध अधिकार होता है री, ऐसा करना बेहद जरूरी होता है। हाँ ना, तो अपना मुंह बंद कर और मुझे जरा फोन को खोलने में मदद कर। क्या होगा इसका पासवर्ड जो ये जल्दी से खुलेगा? दोनों सोच ही रही थी कि श्रुति के दिमाग की बत्ती जल गई। उसने जल्दी से अपने मोबाइल से पलक को फोन लगाया और रिंग जाने पर पलक का फोन उठा लिया। कुछ देर ऐसे ही फोन को रख वो अंदर पलक के पास चली गई और 10 मिनट के बाद वापस आई। कहाँ मर गई थी तू श्रुति? पलक से पासवर्ड लेने गई थी। उसने फोन खोल के दिया है, अब आराम से इसका फोन चेक करते हैं। मैडम को तैयार होने में और आधा एक घंटा है, तब तक हम जरूर किसी न किसी की घंटी बजा कर ही रहेंगे। श्रुति ने पलक के फोन से अपने ही भाई साहिल को फोन कर फिर मैसेज से बातें शुरू कर दिया। कुछ देर साहिल से चैट करके उसने फिर फोन को पलक के पर्स में रख दिया। दोनों सहेलियां फेशियल कराने के लिए बैठ गईं। श्रुति को बस अब शाम का इंतजार था जब वो किसी तरह से अपने भाई से और घर वालों से मिल सकती थी। 2 घंटे अपने चेहरे की लिपाई पुताई करने के बाद तीनों घर की ओर निकल पड़ी। घर आते ही सारी तैयारियां पूरी हो देख तीनों अपने कमरे में चली गई।
श्रुति और रिया ने अपनी सास की मदद करने की ठानी। कुछ काम बचा हो तो मैं कर लूं मम्मी जी? श्रुति ने पूछा। तू बस पलक को अपनी नजरों से एक पल के लिए भी दूर मत करियो बहू। पता नहीं दोपहर से मेरी एक आंख फड़फड़ा रही है। आमतौर पर तो ये ठीक ही होता है, पर दिल बैठा जा रहा है। बड़ी अजीब सी बेचैनी हो रही है, जैसे कि सगाई में कोई अपशकुन हो जाएगा। ऊपर से भोग का प्रसाद भी इस मुँहे दीपू ने खाकर झूठा कर दिया। कितना कोसा है मैंने इस बात को लेकर, लेकिन इन मर्द लोगों को इसका कोई असर नहीं होता। तुम दोनों पार्लर में उसके साथ ही थी ना? हाँ मम्मी जी, हमने एक पल के लिए भी उसे अपनी आंखों से दूर होने नहीं दिया। श्रुति ने तसल्ली दी अपनी सास को। कुछ देर में तेरे पीहर वाले और मेहमान आ जाएंगे घर पर। उनके खाने पीने का ध्यान तुम दोनों को ही रखना है और बाकी की जिम्मेदारियां भी देखनी है। फिर पलक को अभी से तैयार भी तुम दोनों ही कर दो और उसका घाघरा अभी हमारा पहनेगी, फिर तेरे पीहर से आया हुआ जोड़ा भी उसे पहनना है। कितनी सारी चीजें करनी है। और सासू माँ को जैसे रोना ही आ गया। आप चिंता न करें मम्मी, मेहमान कौन से पराए हैं जो रूठ जाएंगे। लोग भी अपने हैं और घर भी अपना है, सब ठीक हो जाएगा। श्रुति तो बेसब्री से अपने भाई और परिवार का इंतजार किए जा रही थी। वक्त होते ही श्रुति के पीहर वाले भी आ ही गए। साहिल बड़ा ही जच रहा था और हैंडसम भी दिख रहा था। अविनाश और अक्षय ने बाकी मेहमानों का स्वागत किया और सब हॉल में आ गए। सगाई को अभी देर थी और श्रुति अपने घर वालों से बात करने के लिए बेताब थी। दिक्कत ये थी कि जब जब वो किसी से बात करने जाती तब तब कोई न कोई उसे आवाज दे ही देता। उसकी माँ सासू माँ और चाची के साथ गप्पे लड़ाने में लगी थी। पापा जी और चाचा जी को मामा जी और उनके ससुर जी ने घेर के रखा हुआ था। दूसरी ओर साहिल से बात हो तो अविनाश और अक्षय ने उसे फेविकॉल की तरह चिपकाया था। रिया ऊपर पलक के पास गार्ड के तौर पर थी और मामी जी ने अपनी स्वभाव के अनुसार आते ही किचन संभाल लिया था। मामी जी ने नौकरों के हाथों शरबत सबके लिए भेजा और मौका देखकर श्रुति ने जानबूझकर सारा ट्रे शरबत का साहिल के ऊपर गिरा दिया। साहिल मानो शरबत में भीग गया। सब इतने अचानक हुआ कि किसी को कुछ पता ही नहीं चला। अविनाश भी उसके बाजू में होने की वजह से गीला हो गया। उसका बड़ा मन हुआ कि श्रुति को डांटे, लेकिन सबके सामने कुछ नहीं बोल पाया। जल्दी से कपड़े बदल लो और वॉशरूम में जाकर थोड़ा शावर भी ले लो भाई, श्रुति ने साहिल से कहा। श्रुति ने चीता की फुर्ती से साहिल को अपने बेडरूम में ले गई। पीछे पीछे अविनाश भी आ गया। तुम्हें और कोई जगह नहीं है क्या चेंज करने के लिए जी? श्रुति बरस पड़ी अविनाश पर। मेरे ही बेडरूम में आने के लिए मुझे कोई और जगह की क्या जरूरत है? घर मेरा और कमरा मेरा, तो कहीं और क्यों जाऊं मैं? हटो यहाँ से। मुझे सब पता है कि तुमने जानबूझकर सारा ट्रे हम दोनों पर गिरा दिया। देख रहा था मैं तुम्हें, और जब से पार्लर से आई हो एकदम से बदल सी गई हो। क्या हो क्या गया है तुम्हें श्रुति, जो एक काम ठीक से नहीं कर रही हो? जरूर तुम्हारे दिमाग में कुछ पक रहा है, मुझे तुम बता नहीं रही हो। अविनाश ने शंका जताई। ऐसा कुछ नहीं है, सब तुम्हारे मन का भ्रम और वहम है वहम। मुझे मेरे ही भाई पर ट्रे गिराने की क्या जरूरत है भला? और भाई मेरा है, वो इतनी बड़ी मुश्किल में आया है तो मुझे ही उसे बचाना होगा ना। आज की सगाई से याद आया कि मेरे भाई की सगाई है, तो मुझसे जरा तमीज से बात करें आप, श्रुति ने अकड़ से कहा। लड़के की बहन हूँ मैं, और वो भी इकलौती, तो जरा मान रखिए मेरा। मत भूलो कि आप लोग लड़की वाले हैं, लड़की वाले। इज्जत से और जरा नजाकत से मुझसे बात करें। और यहाँ इस कमरे में आपकी कोई जरूरत नहीं है। मेरा भाई फ्रेश होने गया है और मैं उसे तैयार करूंगी, वो भी तुम्हारे कपड़े देकर। तब तक तुम अपना इंतजाम कहीं और कर लो, वरना फोन करके अपनी सास के ऐसे कान भरूंगी कि तुम्हारी खाट खड़ी कर देंगी वो। श्रुति ने अविनाश को एक तरह से धमकी दी। बीवी हो या कोई डायन हो यार तुम, एक पल में प्यार जताती हो और एक ही पल में ऐसा पराया कर दिया। मुझे बेडरूम से जिस तरीके से तुम निकाल रही हो ना, उसे मैं कभी नहीं भूलूंगा, और इसका बदला मैं रात को लूंगा, याद रखना तुम। मैं साकेत के कमरे में जाकर तैयार हो जाऊंगा, लेकिन भूलूंगा नहीं मैं। अविनाश निकल लिया वहाँ से। श्रुति ने झट से कमरा अंदर से बंद कर दिया और अब वो इंतजार में थी कि कब साहिल बाथरूम से बाहर आए और कब उससे खुलकर उसकी बात हो। साहिल से बात कर कर ही श्रुति आगे कुछ कदम रख सकती थी। उसका शक तो वैसे ठीक ही था, लेकिन उसे साहिल से बात कर कर ही इस यकीन को सच में बदलना था। बाथरूम का दरवाजा बजाकर उसने उसे आवाज लगाई। साल भर का नहाओगे क्या आप तुम भाई? वैसे तो कानपुर में नहाने से तुम 100 कोस दूर भागते हो। जुम्मे के जुम्मे नहाना होता है तुम्हारा,
और अब ऐसे बंद हो अंदर जैसे। वाह भाई, बाहर आते हो या अभी के अभी पापा को बुलावा भेजूं मैं? श्रुति ने आखिरी बार कहा। क्या मुसीबत है यार, निकलने तो दो पहले बाहर। और क्या एंटीना की तरह मेरे सर पर ही बैठी हुई हो तुम? साहिल ने गुस्से से कहा। हाँ हाँ, सब बदल जाते हैं भाई शादी करने पर। अभी तो बस बात ही शुरू हुई है तुम्हारी, और मुझे पता नहीं क्यों बड़ी अजीब सी महक आ रही है तुम्हारे इस नए नवेले रिश्ते से। पलक ने आधी बात बता दी है मुझे, अब तुम अपनी बात पूरी कर दो तो मैं गंगा नहा लूं। श्रुति ने हाथों की घड़ी डालते हुए कहा। क्या बताया पलक ने ऐसा जो तुम सीआईडी बनी मेरे पीछे लगी हो? मेरी पतलून तक गीली कर दी तुमने, अब मैं चड्डी किसकी पहनूं? साहिल ने पूछा। चड्डी से लेकर कपड़ों तक का पूरा इंतजाम करती हूँ भाई, तुम्हारे भाटू किस दिन काम आएंगे? पूरे कपड़ों में तुम्हें इस कमरे से बाहर निकाला जाएगा। बस अब जो पोल खुल गई है उसे पूरी तरह तुम खोलो और बात बंद कर दो। श्रुति ने बराबर साहिल की नस पकड़ ली थी। साहिल अब बस बोलने ही लगा था कि अविनाश ने दरवाजा खटखटाया। आज तो मैं अपने हाथों से ही विधवा हो जाऊंगी ऐसा लगता है। मेरे पति का खून मानो मेरे ही हाथों लिखा हुआ है, और इसके लिए तुम भाई जिम्मेदार रहोगे। श्रुति ने गुस्से में दरवाजा खोलते हुए कहा। दरवाजे पर पलक और अविनाश दोनों खड़े थे। पलक काफी प्यारी और मासूम लग रही थी। इधर पलक और अविनाश पूरी तरह से तैयार थे, और अंदर साहिल बस टॉवल लपेटकर अपनी इज्जत किसी तरह बचाए हुए था। क्या है, कोई काम धाम नहीं है क्या? देखते नहीं है कि कितनी जरूरी टॉक हो रही है भाई बहन के बीच में? कुछ पल भी अपने भाई के क्या मैं ले नहीं सकती? वैसे बड़ी ही प्यारी और खूबसूरत लग रही हो पलक तुम। जी करता है तुम्हारी नजर उतारूं, लेकिन ये जो तुम नजर बट्टा लिए घूम रही हो ना अपने साथ, इतना ही काफी है। श्रुति ने अविनाश की ओर देखते हुए कहा। हो गई तुम्हारी बकवास, तो हम अंदर आ जाएं क्या? अविनाश ने उसे बाजू में किया। क्या है ये साहिल, अब तक कपड़े क्यों नहीं पहने तुमने? और ये ऐसे अधनंगे बने घूमना, वो भी अपने ही ससुराल में जो कि अब तुम्हारा होने जा रहा है। अविनाश ने क्लास ली साहिल की। आपकी बीवी सबसे पहले मेरी बहन है ना, उसके होते हुए भला मुझे चैन की सांस लेने को मिलेगी क्या? कब से इसे आपके कपड़े मांग रहा हूँ, पर ये देगी तो ना? साहिल ने तंग आकर कहा। पलक जरा उधर मुड़ जाओ ना, मुझे ऐसे तुम्हारे सामने आने में बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। साहिल की ये बातें सुन पलक को हंसी आ गई। डोंट वरी मेरे प्यारे रणधीर कपूर, मुझे वैसे भी तुम्हें ऐसे ही देखना था, लेकिन अगर तुम जरा मूड कर सावरिया का गाना गा दो तो इस माहौल में चार चांद लग जाएंगे। वो कौन सा गाना है? जब से तेरे नैना मेरे नैनों से लागे रे। बस बस, कुछ भी तुम पलक, मुझे कोई कपड़े देगा या नहीं? साहिल ने चिढ़ते हुए कहा। अच्छा रुको तुम, ये मेरी बीवी चाहे तो तुम्हें ऐसे ही नीचे ले आए, मैं ही कुछ करता हूँ। तुम मेरा नया कोरा सूट पहन लो और अब तुम दोनों यहाँ से चलते बनो। बस बहुत हुआ, अभी हम चारों हैं यहाँ, अगर और देर हो गई तो पूरा परिवार ऊपर हमारे बेडरूम में आ धमकेगा। अविनाश ने श्रुति को बाहर का रास्ता दिखाया। चाहते ही नहीं कि हम भाई बहन की टॉक हो, तो आज यहाँ हम चारों भाई बहन एक साथ ही बात कर लेते हैं। श्रुति ने कुछ सोच समझकर कहा। क्या बात करनी है अब? अविनाश को कुछ समझ नहीं आ रहा था। पूछो अपनी लाडली बहन से कि क्यों कर रही है ये सगाई, और किसके कहने पर इतना बड़ा कांड किए जा रही है। श्रुति ने मुद्दे की बात कही। भाभी, ये क्या ड्रामा सीरियल की तरह आप टिपिकल भाभी की तरह हम सब में आग लगा रही हैं? क्या कांड करने जा रही हूँ मैं? शादी कर रही हूँ अपने पसंद के लड़के के साथ, और आप नहीं चाहती कि मैं आपके घर की बहू बनूं? माना कि गलतियां की है मैंने, लेकिन कभी कुछ छुपाया नहीं, और सारी बातें आपके परिवार वालों को पता है, और साहिल को भी सब पता है। पलक ने एक सांस में सारी बातें कह दी। आप आज सुबह आई और दोपहर को मुझसे मिली, और मेरे चेहरे की रौनक देखकर आपको लगता है कि मैं कुछ गलत कर रही हूँ आप सबके साथ? इतना महंगा मेकअप मेरा आप मुझे रुलाकर ही खराब करवाना चाहती हैं क्या? तुम ये क्या बकवास किए जा रही हो श्रुति, और वो भी ऐसे वक्त जब सारे रिश्तेदार और मेहमान नीचे खड़े हैं, और मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। अविनाश ने गुस्से से कहा। अभी मैं तुम सबको विलेन लग रही हूँ, लेकिन जब मैं सच्चाई और सबूत सबके सामने लाऊंगी तो बस देखते रहना। मुझे तो बस इतना जानना है कि इस रिश्ते से कहीं मेरे भाई की बलि तो नहीं चढ़ रही। इसीलिए मैं अकेले में साहिल भाई से सारी बातें जानना चाहती थी कि आखिर वे इस रिश्ते से खुश हैं कि नहीं। मुझे किसी ने किसी तरह का दबाव नहीं डाला इस रिश्ते में श्रुति, और तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हो रही है पलक के बारे में।
साहिल ने श्रुति को समझाया। दोपहर तक मैं भी इस बात को लेकर काफी खुश थी कि मेरी ननद मेरी ही भाभी होने जा रही है। मुझे तुम पर जरा भी शक नहीं था जब तक तुम्हारा मोबाइल मेरे हाथ नहीं लगा। और फिर जो मोबाइल से बंगाली बाबा की सच्चाई सामने आई, उसे देखकर तो मैं भी हक्का बक्का रह गई। श्रुति ने कहा, क्या देख लिया और ऐसा क्या दिख गया पलक के मोबाइल में? पलक, तुम बताओगी या फिर मैं ही दिखाऊं सबको तुम्हारे मोबाइल के चैट्स? श्रुति ने पूछा। ये झूठ है भाई, और मुझे किसी को मेरा मोबाइल दिखाने की जरूरत नहीं है, पलक ने चिल्लाते हुए कहा। ऐसे कैसे आप मेरी पर्सनल लाइफ में घुस सकती हैं भाभी, और आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे मोबाइल में ताक झाक करने की? मैंने अब तक ये अधिकार मेरे माँ बाप को तक नहीं दिया है। आप तो फिर भी बाहर की हैं, और आपने अच्छा नहीं किया। पलक की आवाज चढ़ते ही जा रही थी। उसका ऐसा चिल्लाना और गुस्सा देख अविनाश से रहा नहीं गया। उसके ऐसे बर्ताव के लिए अविनाश ने पलक को एक थप्पड़ जड़ दिया। सब देखते रह गए। श्रुति को इस बात का अंदाजा नहीं था कि अविनाश ऐसा कुछ कर बैठेगा। भाई, आपने मुझे थप्पड़ मारा? पलक की आंखें लाल हो गई। हाँ, काफी पहले ही ये काम कर देना चाहिए था हमें, लेकिन देर हो गई। तेरी भाभी अभी इस वक्त सच बोल रही है या झूठ, ये मैं नहीं जानता, लेकिन जिस तरह से उसकी बातों पर तुम रिएक्ट हुई हो, उससे तो ये साफ साफ होता है कि गलत तुम हो पलक। जरूर तुमने ही कुछ गलत किया है, और मैं अब ये तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ। साफ साफ तरीके से मुझे सच बताओ, या फिर मैं नीचे से सबको बुला लाऊं। अविनाश ने पलक को धमकी दी। श्रुति की आंखें फटी की फटी रह गई। हाय मेरा पोंगा, मैं मारी जावा इस पर। इसने मेरी साइड लेकर अपनी ही बहन को एक लाफा जड़ दिया। इतना भरोसा मुझ पर और इतना यकीन, कहीं इसे मुझसे सच्ची वाला प्यार तो नहीं हो गया ना? बांके बिहारी गिरधर लाल, ऐसा जादू इस पर मेरा ऐसे ही करते रहिए, और मुझे भी जरा सद्बुद्धि दीजिए कि कभी कभार मैं भी इसे प्यार कर लिया करूं। पलक बेड पर मायूस सी बैठ गई। साहिल भी इस झटके से बाहर नहीं निकल पा रहा था। कुछ दिनों से जो सीधी सादी और भोली भाली पलक उसे भाई थी, वो पलक अब के पलक से तो काफी अलग और खौफनाक थी। झट से पैंट पहन वो भी सीधा खड़ा हो गया। पलक ने एक गहरी सांस ली और बताना शुरू किया। मुझे ये सगाई बिल्कुल नहीं करनी थी, लेकिन अगर मैं इसे अभी मना करती तो आप तो जानते हैं कि मुझ पर घर में ही कर्फ्यू लग जाता। आप लोगों के लिए तो मैं जैसे बुरी लड़की बन गई थी। फिर मेरा घर से बाहर निकलना भी आप लोगों ने बंद कर दिया। फिर हमें पता चला कि आप भाभी को लेकर गोवा निकल गए। इसी बीच मेरी बॉस के साथ फिर से बात हुई। वो काफी शर्मिंदा थे इस सब को लेकर। उन्होंने ना ही मेरे साथ ब्रेकअप किया और ना ही मुझे छोड़ने की बात की। वो हमारे लिव इन रिलेशनशिप से भी इनकार नहीं कर रहे थे। मुझे पता था कि आप लोग इस बात को लेकर फिर घर में कोई हंगामा करेंगे, इसीलिए इस बीच मैंने साहिल को अपने करीब पाया। साहिल ने इन सब के बीच में मुझे सबसे ज्यादा सपोर्ट किया। मैंने फिर मोना के साथ मिलकर ये प्लान बनाया कि साहिल के साथ सगाई कर फिलहाल अपनी आजादी को वापस ले लूं। पलक बोले ही जा रही थी। इसी बीच अविनाश ने उसे टोका। एक मिनट, ये मोना कहाँ से बीच में आ गई पलक? असल में घर से फ्रीडम के लिए मैं साहिल के साथ प्यार का नाटक खेल सगाई करके फिर अपने बॉस के पास वापस जा रही हूँ। ये आइडिया मुझे मोना ने ही दिया। पलक ने आंखें नीचे करते हुए कहा। अब ये डायन कहाँ से आ गई बीच में, और ये वो मोना से मिली कहाँ से भाई? श्रुति को कुछ समझ नहीं आ रहा था। मोना मुझे पुलिस स्टेशन में मिली थी, तब से वो मुझसे कांटेक्ट बनाए हुए थी। वो मुझसे प्यार से दोस्ती भरी अंदाज में बातें करती रही, और जब उसे पता चला कि मैं अपने बॉस के पास वापस जाना चाहती हूँ, तो उसी ने ये आइडिया मेरे दिमाग में डाला। पलक ने डरते हुए कहा, इस मोना की बच्ची की तो मैं पुंगी बजा दूंगी। मेरे तक थी तब तक सब ठीक था, लेकिन उसने तो मेरे मायके वालों पर सीधा निशाना ताका। इसके पिछवाड़े में ऐसे निशाने लगाऊंगी कि पूरा का पूरा मोहल्ला इसका सुझा दूंगी। हाय लगेगी मेरी, और अभी मेरे घर वालों को पता कहाँ है। जब चाची और माँ को इसकी करतूत बताऊंगी तो ऐसे ऐसे गालियां और बद्दुआएं देंगी ना इस चुड़ैल को कि उसकी 7 पुश्ते नहीं संभाल पाएंगी। मैं रिया को कह ही रही थी कि मेरी ननद के दिमाग का कीड़ा नहीं है ये किसी शातिर का काम है, लेकिन मैं इस चोरनी को कैसे भूल गई भाई? श्रुति की बड़बड़ शुरू ही थी। अविनाश बुत सा खड़ा सब बातें सुन रहा था। उसे पलक से तो ये उम्मीद थी ही नहीं, लेकिन फिर इस तरीके से मोना उसकी जिंदगी में आग लगाएगी, इस बात का भी उसे जरा भी अंदाजा नहीं था।
अभी पलक की करतूत को लेकर वो शर्मिंदा तो था ही, लेकिन ये सोच भी डर गया था कि आगे अगर श्रुति अकेले में उसे मिलती है तो वो उसका क्या हश्र करेगी। इस बीच सबसे बुरी हालत हुई वो है साहिल की। दिल तो टूट ही गया, साथ में जो सपने और अरमान सजाए थे वो भी रेत की तिल्ली की तरह ढह गए। अब क्या होगा ये सोचकर चारों अपने अपने ख्याली पुलाव पका रहे थे। क्या होगा आगे ये तो भगवान ही जानते थे, लेकिन जो भी होने वाला था वो धमाके से कुछ कम नहीं था। और ये धमाका अगर आपको भी जानना है तो आपको बने रहना होगा मेरे यानी कि आराधना वॉइस के साथ। दोस्तों प्लीज रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें। आज की कहानी का ये पार्ट आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत जल्द मिलती हूँ इस कहानी के अगले भाग में, तब तक के लिए बाय बाय।